द फैक्ट इज 2029 के इलेक्शंस के पहले इंडिया का पॉलिटिकल मैप बदलने वाला है, लेकिन कैसे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आने वाले इलेक्शंस को चेंज कर सकता है, और वो है डीलिमिटेशन। लेकिन डीलिमिटेशन होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में डीलिमिटेशन का मतलब होता है जो भी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना और फिक्स करना। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र हैं, चांदनी चौक, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली एटसेट्रा। तो डीलिमिटेशन चांदनी चौक की सीट्स पर, किसी भी पर्टिकुलर सीट पर ये डिसाइड करता है कि कौन कौन से मोहल्ले कवर होंगे और कौन कौन से लोग उस चांदनी चौक सीट के लिए वोट डाल। ये प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रफली इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्थ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव 1 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव भी रफली 1 लाख पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो डीलिमिटेशन एक तरह से हमें ये बताता है कि किसी एरिया से कितने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे और किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की साइज कितनी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 पार्लियामेंट को हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन की पावर देता है। इस काम के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाई जाती है, जिसका डिसीजन फाइनल होता है और जिसे कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आप सबको मालूम होगा कि 2026 में हमारी जनगणना होने वाली है, जो कि 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण डिले हो गई। तो अब इस सेंसस के बाद देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि डीलिमिटेशन भी होगा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर डीलिमिटेशन करने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। डीलिमिटेशन ये इंश्योर करता है कि पॉपुलेशन का हर सेगमेंट इंडिया के पॉलिटिक्स में इक्वली रिप्रेजेंट हो सके। जियोग्राफिकल एरियाज को इस तरह से बांटा जाता है कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को अनड्यू एडवांटेज ना मिल सके और हर एक व्यक्ति के वोट की कीमत इक्वल हो सके। यानी कि एक व्यक्ति जो यूपी में बैठा है और दूसरा व्यक्ति जो तमिलनाडु में बैठा है, दोनों के वोट की कीमत एक हो सके। और ये काम करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन पॉपुलेशन और सीट्स के रेशियो को इक्वल करके एंश्योर करता है। यही वजह है कि यूपी में लोकसभा के 80 सीटें हैं, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। वहीं केरल की पॉपुलेशन कम होने की वजह से वहां पे लोकसभा की सिर्फ 20 ही सीट्स हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के तहत एससी और एसटी के लिए सीट्स को रिजर्व करता है। तो इसीलिए डीलिमिटेशन कमीशन हर साल के सेंसस के बाद कौन सी सीट्स एससी और एसटी को रिप्रेजेंट की जाएंगी, ये भी डीलिमिटेशन कमीशन ही डिसाइड करता है। इंडिया में 1952, 1963 और 1973 3 डिकेडल सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, और उसके बाद सीधा 2002 में। रीजन पता है क्या है? मेन रीजन है पॉपुलेशन कंट्रोल को पनिश ना करना। कैसे? 1970s में इंडिया ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर फोकस किया। सदर्न स्टेट्स जैसे कि केरला, तमिलनाडु, इन सब ने फैमिली प्लानिंग इंप्लीमेंट करके अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। वहीं नदर्न स्टेट्स जैसे कि यूपी और बिहार में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ गई। अब अगर हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन किया जाता, तो जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ी है उनकी लोकसभा सीट भी बढ़ जाती, और जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम हुई है उनकी लोकसभा सीट्स भी कम हो जाती। ये थोड़ा सा अनफेयर लग रहा है कि जिन स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको पनिशमेंट क्यों मिलनी चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसने डीलिमिटेशन को 2001 के सेंसस तक फ्रीज कर दिया। दोबारा 2001 में 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसने 25 साल के लिए यानी कि 2026 तक डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया। इसका पर्पस बहुत ही सिंपल था कि सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को पॉपुलेशन के बेसिस से चेंज ना करना,
ताकि फेडरल बैलेंस बना रहे। अब 2026 आ गया है। अगर पार्लियामेंट वापस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लाती है तो पार्लियामेंट को डीलिमिटेशन कमीशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं। पहला, डीलिमिटेशन आज की डेट में जरूरी तो है, क्योंकि जो आज की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1971 के सेंसस पर बेस्ड है, जिसके कारण यूपी का एक एमपी 30 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं केरल का एक एमपी 17 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ पिछले 50 सालों में पॉलिटिकल रियलिटीज भी तेजी से बदल गई हैं। ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण SC/ST की पॉपुलेशंस ने भी माइग्रेशन कर लिया है। 2023 में पार्लियामेंट ने नारी शक्ति अधिनियम पास किया, तो अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि डीलिमिटेशन कमीशन ये डिसाइड करे कि कौन सी सीट्स विमेन, SC/ST इन सबको रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर डीलिमिटेशन का मुद्दा डिबेट में चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ डीलिमिटेशन की जरूरत तो है, लेकिन पैरेलली कई सारी प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई है। पहली प्रॉब्लम, जब भी डीलिमिटेशन की बात होती है सदर्न स्टेट्स का कंसर्न सबसे पहले आता है। उनका मानना है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल की पनिशमेंट क्यों मिलनी चाहिए। अगर डीलिमिटेशन होता है तो नदर्न की सीट्स बढ़ेंगी, वहीं सदर्न स्टेट्स का रिलेटिव पॉलिटिकल पावर कम हो जाएगा। दूसरा, ये एक पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा है जिसका फायदा उठाकर पॉलिटिकल पार्टीज नॉर्थ साउथ की पॉपुलेशन को और भी ज्यादा पोलराइज कर सकती हैं। और यहीं से एक डिबेट उभर के आती है फेयरनेस की। यहाँ पर दो साइड्स आती हैं। पहला, पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जहां ज्यादा पॉपुलेशन वहां ज्यादा सीट्स, दैट मीन्स डेमोक्रेटिक फेयरनेस, जिसमें हर एक वोट की वैल्यू इक्वल होती है। और दूसरा है बैलेंस्ड फेडरलिज्म, जिसमें स्टेट्स को भी रिस्पेक्ट दी जाती है, ना सिर्फ पॉपुलेशन को। तो इसीलिए ये डिबेट इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को भी डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रही है। डीलिमिटेशन आखिर कैसे किया जाएगा ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन यहाँ पर दो अप्रोचेस हो सकती हैं। पहला, पॉपुलेशन प्लस परफॉर्मेंस, यानी कि ना सिर्फ पॉपुलेशन बल्कि परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट और गवर्नेंस को भी डिस्ट्रीब्यूशन का एक फैक्टर बनाया जा सकता है। और दूसरा है सीट्स इंक्रीज्ड विदाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सभी स्टेट्स की सीट्स बढ़ाई तो जाएंगी लेकिन उनका प्रपोर्शन, अनुपात बराबर ही रहे। साथ ही डीलिमिटेशन के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है कि उसे ग्रेजुअली लाया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी में अक्सर सडन चेंजेस शॉक लेकर आते हैं, वहीं फेस्ड अप्रोच इम्प्लीमेंटेशन का एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है। इससे भी ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड पॉलिटिकल कंसेंसस, क्योंकि डीलिमिटेशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए डीलिमिटेशन का मिसयूज पॉलिटिकल बेनिफिट्स और पॉपुलेशन को पोलराइज करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो डीलिमिटेशन सिर्फ बाउंड्रीज का हेर फेर बिल्कुल नहीं है, ये डिसाइड करता है कि इंडिया का पॉलिटिकल बैलेंस कैसे होगा और आपके वोट की वैल्यू कितनी होगी। इसीलिए 2029 के इलेक्शंस में ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ज़्यादा बेहतर है, डेमोक्रेटिक फेयरनेस या फिर बैलेंस्ड फेडरलिज्म। और साथ ही साथ अगर आपको इस तरह से सिंप्लीफाइड पॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।